प्रिय छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। हमने सामाजिक विज्ञान अध्ययन की एक श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति का प्रथम अध्याय सत्ता की साझेदारी का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व वीडियो में हमने सत्ता की साझेदारी को दो देशों की शासन व्यवस्था यानी बेल्जियम और श्रीलंका की शासन व्यवस्थाओं के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब आगे। प्रिय बच्चों, विक्रम और बेताल दो मित्र हैं। विक्रम रात के सन्नाटे में बाइक चला रहा है, बेताल उसकी पीठ पर बैठा है। विक्रम को नींद ना आ जाए इसीलिए उसने कहानी शुरू कर दी, और आज उसने जो कहानी स्टार्ट की है वो है खलील की कहानी। खलील लेबनान के शहर बेरूत में रहता है, जो कि लेबनान की राजधानी भी है। खलील की माँ सुन्नी मुसलमान और खलील के पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं। लेबनान में सभी लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी भाषा बोलने वाले लोग प्रेम पूर्वक रहते थे, लेकिन कुछ कारणों से वहाँ आपस में तनाव उत्पन्न हो गया और स्थिति गृह युद्ध में बदल गई। खलील का चाचा भी इस गृह युद्ध में मारा गया था। गृह युद्ध के समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता एक साथ बैठक की और उन्होंने कुछ नियम बनाए और सत्ता का बंटवारा किया। इस प्रकार किया कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कैथोलिक होगा। जो देश का राष्ट्रपति होगा वो कैथोलिक ही होगा, मैरोनाइट पंथ का कैथोलिक। देश का प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान होगा। देश का उप प्रधानमंत्री ऑर्थोडॉक्स ईसाई होगा। संसद का अध्यक्ष शिया मुसलमान होगा। उन्होंने चारों धर्मों के लिए पदों का वितरण कर दिया। प्रिय बच्चों, इसके बाद ईसाई समुदाय ने फ्रांस से संरक्षण मांगने की मांग और मुसलमान समुदाय ने सीरिया में एकीकरण की बात अपनी छोड़ दी, यानी कि वो अब देश में ही मिलजुल कर रहने लगे। समझौते के वक्त ईसाई समुदाय और मुसलमान समुदाय की जो आबादी थी वो लगभग बराबर थी, लेकिन अब मुसलमान समुदाय बहुमत में आ गया है या ज़्यादा संख्या में हो गया है। खलील की उलझन ये है कि खलील एक महत्वाकांक्षी राजनीतिक लोकप्रिय व्यक्ति हैं, लेकिन वर्तमान नियम के अनुसार वो देश के सर्वोच्च पद पर नहीं बैठ सकता है या सर्वोच्च पद तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि ना तो वो अपनी माँ के धर्म यानी मुसलमान धर्म को मानता है, ना अपने पिता के धर्म ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म को मानता है। उसका मानना है कि लेबनान अन्य देशों की तरह ही लोकतंत्र क्यों नहीं अपनाता, यानी सामान्य लोकतंत्र उसमें व्यवस्था कायम क्यों नहीं है। सीधे चुनाव कराए जाएं, चुनाव में जो जीत हासिल करे वो उस पद पर पहुँचे। लेकिन लेबनान में बड़े बुजुर्गों ने जिस गृह युद्ध की आपदा को देखा है, त्रस्ती को देखा है, वो इसी व्यवस्था में खुश हैं, वो इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं। बेताल ने प्रश्न किया विक्रम से कि अब तुम उसमें क्या कुछ मदद कर सकते हो कि खलील की उलझन कैसे दूर हो। प्रिय बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए भी है कि आप बताइए कि खलील की उलझन कैसे दूर हो। कमेंट बॉक्स में लिखें भी। सत्ता की साझेदारी के रूप, इससे पूर्व वीडियो में भी हमने जिक्र किया था कि लोकतांत्रिक सरकार की सत्ता मुख्यतः 3
भागों में बटी होती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका यानी कानून बनाने वाली संस्था, जिन प्रतिनिधियों को हम चुनाव जिताकर भेजते हैं, यानी अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, जिन लोगों को प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं, वो एक बैठक करते हैं और देश के हित में कानून का निर्माण करते हैं। कार्यपालिका मंत्रिपरिषद, यानी कि जो मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जितने भी उसमें सिस्टम में होते हैं, पूरी मंत्रिपरिषद। और स्थायी कार्यपालिका, कार्यपालिका भी दो अंग हैं, एक अस्थायी कार्यपालिका, एक स्थायी कार्यपालिका। यानी अस्थायी कार्यपालिका जो हमारे नेतागणों के माध्यम से बनती है, और स्थायी कार्यपालिका जो प्रशासनिक संवर्ग होता है। कानून को लागू करने की जिम्मा इनके पास होती है। अब किसी ने कानून तोड़ा तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान होता है कानून में, कि अगर कानून तोड़ेगा तो ये दंड होगा। तो उसको दंडित करने का काम न्यायपालिका का होता है, और ये तीनों स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, मतलब अपने अपने क्षेत्र में कार्य करती हैं। सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा, सामान्य तौर पर 3 स्तरों पर बंटवारा किया जाता है: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अधिकतर देशों में 2 स्तरों पे तो बंटवारा मुख्यतः है ही, केंद्र और राज्य। इसमें इस तरह से बंटवारा किया जाता है कि कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं, कुछ शक्तियों में छूट देकर राज्य सरकारों को स्वायत्त किया जाता है, यानी राज्य सरकार को संप्रभुता दी जाती है कि आप इस विषय पर कानून बना सकते हो और आप अपने हिसाब से अपने राज्य में लागू कर सकते हैं। कुछ शक्तियां, कुछ विषयों को संवर्ती सूची में भी रखा जाता है, जिस पे टकराव होने की स्थिति में केंद्र सरकार का फैसला मान्य होता है। हमारे यहाँ यही व्यवस्था है। 2 तरह की सरकारें हमारे ऊपर काम करती हैं, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। 3 तरह की विषय सूची है: संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। केंद्र सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में केवल राज्य सरकार कानून बनाती है, और संवर्ती सूची में दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन दोनों के कानून में टकराव होने की स्थिति में या विवाद होने की स्थिति में केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून मान्य होगा। बेल्जियम में एक तरह की सरकार और थी जिसको स्थानीय सरकारें कहते हैं। आजकल हमारे यहाँ भी तीसरी तरह की सरकार आ गई है, पंचायती राज्य के रूप में, यानी कि पंचायतों को भी काफ़ी अधिकार दिए गए हैं। विभिन्न समूहों द्वारा सत्ता की साझेदारी, यानी कि भाषाई समूह और धार्मिक समूह या क्षेत्रीय समूह, इसका सटीक उदाहरण बेल्जियम में देखने को मिलता है। बेल्जियम में वहाँ धर्म के आधार पर भी और भाषा के आधार पर भी क्या किया गया, उनको सरकार बनाने की छूट दी गई। कोई भी व्यक्ति धार्मिक और उसके आधार पर सरकार, वो अपने धार्मिक सरकार में प्रतिभाग कर सकता है या भाषाई सरकार में। तो इसको विभिन्न समूह की सरकार हुई। तो बेल्जियम में इस सरकार को नाम दिया गया सामुदायिक सरकार। हमारे देश में इस तरह कमज़ोर वर्ग को आगे लाने के लिए भी व्यवस्था की गई। हमारे संविधान में भी, कुछ संसद में या राज्य विधानसभाओं में या पंचायती राज में भी महिलाओं के लिए या पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों के लिए ये व्यवस्था की गई है कि जो पर सीट रिजर्व होगी उस पर उसी रिजर्वेशन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। अब है विभिन्न दबाव समूहों तथा आंदोलन द्वारा सत्ता को प्रभावित करना। लोकतंत्र में ये छूट होती है कि कोई भी अपना संघ बना सकता है और संगठन बना सकता है और बिना हथियार बंद, यानी बिना हथियार लिए, बिना लाठी डंडे लिए शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कहने के लिए वो इकट्ठे हो सकते हैं, धरना प्रदर्शन इत्यादि कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के संगठन बने हुए हैं। जैसे आपने देखा, शिक्षक संगठन है, कर्मचारी संगठन है, किसान संगठन है, जिसको भारतीय किसान यूनियन के नाम से भी सबसे बड़ी संगठन है, मजदूर संगठन है, व्यापारी संगठन है। विभिन्न प्रकार के संगठन है, ये भी सत्ता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव हर 5 साल या 7 साल जो भी जिस देश में प्रावधान है उसके अनुसार चुनाव होते हैं। तो उनको जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो निरंकुश नहीं होते हैं, उन्हें आने वाले चुनाव के लिए भय होता है कि जनता हमको नकार सकती है।
फिर राजनीतिक पार्टियों में क्या है आगे हम पढ़ेंगे, इसी पुस्तक में आगे पाठ आएगा तो उसमें डिटेल में हम राजनीतिक पार्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन सामान्यतः वे दल जो चुनाव लड़ने का कार्य करते हैं और सत्ता हासिल करने का प्रयास करते हैं उनको राजनीतिक पार्टियां कहा जाता है। प्रिय बच्चों, आज ये पाठ पूरा होता है। इस वीडियो को आप बार बार देखें। कोई विषय वस्तु या कंटेंट आपकी समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो तुरंत आप तक सूचना पहुंचेगी। धन्यवाद।